हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 8 कृषि और खेतीहर समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे हम लोग हाईलाइट करेंगे। एग्रीकल्चर या कृषि लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस तथा कल्चर से बना है। एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। इस प्रकार कृषि एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि की जुताई। यद्यपि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी, मत्स्यायन आदि भी शामिल है। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन सिंधु घाटी संस्कृति विशेषकर कांस्य युग से कृषि में नियोजित विकास को देखने को मिलता है। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, जिससे पैदावार बढ़ जाती थी। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पावासी शायद लकड़ी के हलों को प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं चला है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर की हंसियों का प्रयोग होता था और नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी, विशेषकर कांस्य युग की संस्कृति, तो वो क्या था कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। और एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे बसी हुई थी। और सिंधु नदी क्या था कि नील नदी की अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इसलिए ये जो हड़प्पा सभ्यता फिर सिंधु घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था वो ज़्यादा उपजाऊ था। यहाँ पे और एक और चीज़ का एविडेंस मिलता है कि हड़प्पा काल में जो राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिला है और फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता है, इसका भी प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, अनाज आदि पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं और जौ उपजाते थे। बनावली में जौ उत्तम किस्म का है। इसके अलावा ये तिल और सरसों भी उपजाते थे। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। लगता है लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज को बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और ये पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए अनाज को कोठारों में जमा किया करते थे। और इस बात का हमें जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है कि मोसोपोटामिया के नगरों में मिलता है, जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर आदि अनाज उगाते थे। और जो है कि बनावली में जो है जौ का जो प्रमाण मिला है वो उत्तम किस्म का जौ था। और लोथल में जो रहने वाले हड़प्पाई थे, तो वहाँ पे क्या था कि वो लोग शायद सरसों भी उगाते थे और तिल भी उगाते थे। और लोथल में ही क्या है कि सबसे पुराना जो है 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे, इसका एविडेंस मिल गया है। और वहाँ पे क्या है बड़े बड़े कोठारों या अन्नगारों का भी एविडेंस मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। इसलिए यूनान के लोग इसे सिन्नन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से ही उद्भूत हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, जहाँ विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। वहीं भारत की भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान करता है। भारत के पास विशाल स्थल क्षेत्र, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है, परंतु कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों स्तर पर यह प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहता है। कृषक अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीक की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी आदि के कारण आज़ादी के पहले एवं आज़ादी के तुरंत बाद श्रम की तुलना में उत्पादन काफ़ी कम था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयास से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। कितना? 80% बिहार की आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है और राज्य की लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 70% भूमि कृषि योग्य है, जिसमें सिर्फ 60% ही शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। वास्तव में कृषि उनकी जीवन पद्धति बन गई है। बिहार में कृषि की महत्ता के अनेक कारण हैं। इसका अधिकांश मैदानी भाग कृषि योग्य है
तथा सदियों से यह क्षेत्र कृषि से ही संबंधित रहा है। कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीक से परिचित ना होना इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अब भी बिहार में कृषि अधिकांशतः पुराने ही तरीके से हो रही है। कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, अनुपस्थित भू-स्वामित्व, सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत, अपर्याप्त रासायनिक खाद के प्रयोग, खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और खेती पिछड़ी अवस्था में ही है। मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा गया है। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि जो कृषि है बिहार की वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा गया है। कृषि विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था से किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती और इन्हीं कारणों से बिहार के किसानों की दशा दयनीय है। वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए शरण लेने को बाध्य है। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती है। जैसे यहाँ पे क्या-क्या है, 4 फसलें बोई और काटी जाती है, तो सबसे पहले जो फसलें हैं वो है भदई फसलें। और भदई फसलें क्या है कि मई जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती है और अगस्त से सितंबर में काट ली जाती है। और इसमें कौन-कौन से फसलें हैं इम्पॉर्टेंट कि मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ। क्या-क्या है? मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ इत्यादि इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट है क्या? अगहनी फसलें। अगहनी फसलें जो है इनका बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर से दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मुख्य फसलें हैं वो है धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन आदि। नेक्स्ट है रबी फसलें। रबी जो फसलें हैं ये बसंत ऋतु की फसलें हैं, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है। इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है और गेहूं के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। और नेक्स्ट है गर्मा फसलें। ये ग्रीष्मकालीन फसलें है। ये खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून महीने में हो जाती है। इसमें जो है ग्रीष्मकालीन धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जी एवं प्याज है इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। बिहार में फसलों की विविधता है कि फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है? खाद्य फसलें। खाद्य फसलें फूड क्रॉप्स में क्या-क्या आता है? धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन आदि। नेक्स्ट है व्यावसायिक या नकदी फसलें, जिसमें आता है कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। इसके अंतर्गत आता है गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन तथा दलहन, लाल मिर्चें इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है पेय फसलें। इसके अंतर्गत चाय आती है, जिसकी खेती किशनगंज में होती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि चाय की खेती बिहार में सिर्फ किशनगंज में ही की जाती है। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें या फाइब्रस क्रॉप्स कपास, जूट, रेशम आदि रेशेदार फसलों में आती है और फल में आता है आम, केला, लीची, अमरूद आदि। मसालों में लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी। और तब क्या है इम्पोर्टेंट जो है सबसे चावल या धान की खेती। चावल या धान चावल बिहार की सर्वप्रमुख फसल है। तो इसके लिए कैसा जलवायु चाहिए? धान उष्णार्द्र जलवायु की फसल है और जिसके लिए तापमान 20 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए और इसकी मिट्टी जो है दोमट मिट्टी, जिसे केवाल या चीका मिट्टी भी कहते हैं। 1999 टू 2000 के आंकड़ों के अनुसार धान के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि रोहतास जिला में है। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है और इसके लिए जलवायु जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चाहिए और तापमान जो है बोते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए और पकते समय 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए और इसकी मिट्टी जो है हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। इसका जो क्षेत्र है जहाँ ये सबसे ज़्यादा उगता है वो रोहतास, पूर्वी चंपारण और सिवान है। नेक्स्ट है मकई या मेज। मकई या मक्का बिहार के खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है और इसके लिए जो है गर्म एवं आर्द्र जलवायु की ज़रूरत है। तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए और वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी जो है नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी और जो क्षेत्र है इसका वो है सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्रों में होता है। अब विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास क्या है बिहार में? तो यह है कि भारत के में लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अर्थात भारत का समाज खेतीहर समाज है। जब कृषि की जानकारी हुई तो लोगों के पास साधन की कमी थी, क्योंकि कृषि एक संयोग मात्र है।
झूम खेती क्या है कि सभ्यता के शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था, वहाँ के लोगों ने जंगल को काटकर खेती करना प्रारंभ किया। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी समाज में झूम खेती प्रचलित है, क्योंकि आदिवासी समाज पृथ्वी को अपना माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वे वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते थे और उसके राख पर बीज छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते थे। इस प्रकार अगले वर्ष में नीचे की तरफ आग लगाकर खेती करते थे। वैसे इस खेती से पर्यावरण पर असर पड़ता था। अब नेक्स्ट क्या है, पारंपरिक खेती। पारंपरिक खेती के तहत कृषि पारंपरिक इसके तहत कृषक पारंपरिक खेती करते थे। फसल उत्पादन से ही कुछ बीज वे अगले फसल के लिए रख देते थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते थे। भारत में वर्षा मानसून से होती है, जो अनिश्चित रहती है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। कृषि के अधिकांश कार्य जानवरों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार पारंपरिक कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता था। एक ही बीज को बार बार लगाने से उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती थी और पारंपरिक खेती में काफ़ी समय लगता था तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्रमशः कम होती जाती थी। आज भी इस तरह की खेती प्रचलित है। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति, भू व्यवस्था की गड़बड़ी आदि के कारण उत्पादन काफ़ी कम होता गया। नील आदि की खेती की बाध्यता के कारण जमीन बंजर होती गई, जिससे बराबर अकाल आने लगा। परंतु आज़ादी के बाद सरकार की भू व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों आदि में विकास से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई। यहाँ कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। पादप संकरण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी के प्रयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों के द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई, उन क्षेत्रों में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे। कृषि की विभिन्न प्रकार प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग के द्वारा कृषि का यांत्रिकरण हो गया। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ। गहन खेती का तात्पर्य है एक ही खेत में अधिक फसल लगाना। फसल चक्र बराबर एक ही प्रकार की फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगती है। अतः इसके लिए दो खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधों को लगाया जाता है, जिसे फसल चक्र कहते हैं। दलहनी कुल के पौधों की जड़ की गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के उर्वरक खेत में डालकर भूमि की शक्ति बढ़ाई जाती है। मिश्रित खेती एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। इससे एक ही समय में अधिक एवं विभिन्न प्रकार के फसलों की प्राप्ति होती है। रोपण या बागानी खेती रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि होती है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। ये एक एकल फसल कृषि है जिसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे सेब, अंगूर, संतरा आदि उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कई रोपण कृषि क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर के बागानों या उनके निकट ही उन्हें संसाधित करने की फैक्ट्री लगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? रोपण कृषि जो है इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो है उसका क्या है कि इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत के नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी क्या ज़रूरत है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियों की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर रहता है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है एवं अधिक आय के लिए कृषकों को आधुनिक ढंग से विभिन्न प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरा शक्ति तो पुनः प्राप्त हो ही जाती है, साथ साथ अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषकों को अच्छी आमदनी भी होती है। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। आधुनिक तकनीक एवं जागरूकता के ग्रामीण कृषक अपने कृषि कार्य में परिवर्तन कर रहे हैं। आधुनिक कृषि के कारण ग्रामीण कृषक अब इस प्रकार फसल लगा रहे हैं जिससे अधिक आमदनी प्राप्त हो। सरकार भी वैसे फसल लगाने के लिए कृषक को प्रोत्साहन दे रही है। कृषकों के आर्थिक लाभ के लिए सरकार ऋण की मुहैया करवाती है एवं फसल बीमा के माध्यम से क्षति होने पर उसकी पूर्ति करती है। इस प्रकार के उत्पादन से उद्योग धंधों में सहायता मिलती है एवं लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलें
जो है क्या है इम्पोर्टेंट है कि केला, बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा इलाका? हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला के उपयुक्त है। इस प्रकार इस इलाके में केला उत्पादन एक व्यवसाय का रूप ले रहा है। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है। लीची, मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है। यहाँ के किसान बड़ी पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। लीची का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी काफी उपयोग है। गन्ना, गन्ना की खेती के लिए बिहार पूर्व से मशहूर है। बिहार में पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण आदि इलाके में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है। इससे चीनी, गुड़ आदि प्राप्त होता है। इस प्रकार गन्ने की खेती से बड़े पैमाने पर आमदनी होती है। इसके अलावा ग्रामीण कृषक गुड़ आदि के कुटीर उद्योग लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। फिर भी कृषकों की जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है। बहुत जगह कृषकों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। कृषक कृषकों को उद्योग का दर्जा देकर कृषकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। कृषि कार्य को सम्मान देने के लिए आने वाली पीढ़ी को कृषि के प्रति लगाव पैदा करना होगा। उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित अध्याय जोड़ने होंगे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन से कृषि की पैदावार अधिक होगी। कृषि के अधिशेष उत्पादन एवं उद्योग आधारित कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन से कृषकों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी होने से उनके रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। उच्च शिक्षा की तरफ लोग मुखातिब होंगे। आमदनी बढ़ने से यंत्रीकृत कृषि शुरू होगी। इस प्रकार समाज में परिवर्तन आएगा। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। जहाँ एक ही बीज का बार बार प्रयोग करने से बीज की गुणवत्ता क्षीण हो जाती थी, वहीं एक प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्षीण पड़ जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आने से उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधा काफ़ी अधिक वांछित गुण वाले पौधों के साथ परगन करवाकर उन्नत किस्म के बीज को प्राप्त किया गया। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन होने से खेतों की उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। कीटनाशी, खरपतवारनाशी आदि का छिड़काव करके फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। सिंचाई के तरह तरह के साधन होने से पौधों में नमी हमेशा बनी रहती है। आधुनिक यंत्रों के कारण समय पर कृषि कार्य संभव हो पाता है एवं समय की बचत होती है। फसल चक्र, बहुफसली कृषि, मिश्रित खेती आदि के द्वारा कृषि में आशातीत वृद्धि हुई। इसी कारण 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। इस प्रकार कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आपने ये चैप्टर कृषि और खेतीहर समाज को पढ़ा और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।